आपके लिए अति आवश्यक है। अर्थव्यवस्था जो है एक बृहद क्षेत्र है। इसमें भांति भांति प्रकार के उत्पादन कार्य होते हैं। इनको अच्छे प्रकार से समझने के लिए अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें जो पहला क्षेत्र है वो है प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा जो क्षेत्र है वो है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा जो क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत वो काम आते हैं जो प्रकृति से सीधी तौर पे जुड़े होते हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, बागवानी, खनन आदि शामिल है। इसके बाद में जो दूसरा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है उसको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आते हैं। यानी कि विनिर्माण उद्योग से तात्पर्य है कि जब हम कच्चा माल लेकर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो वह विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत आता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से हम कपास लेकर उसका धागा बनाकर जो सूती वस्त्र बनाते हैं वो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें एक कार बनाई जा रही है। ये विनिर्माण उद्योग का एक उदाहरण है। इसी तरह से आप और हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं रोजमर्रा में, पेस्ट है, साबुन है, ऑयल है, ये सब, पर्स है, जूते हैं, ये सब विनिर्माण उद्योग के उदाहरण है। आप विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत उत्पादित होने वाले सामग्री की एक सूची बनाइए और उसे मुझे दिखाइए। इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रुचि आएगी आपको। इसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। इसमें मूर्त रूप से कोई सामग्री उत्पादित नहीं होती, बल्कि इसमें व्यक्ति को सेवाएं प्राप्त होती हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण आजकल आप देख रहे हैं डॉक्टर की सेवा। डॉक्टर किस तरह से मरीजों को अपनी सेवा दे रहे हैं। और शिक्षक की सेवा, एक शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, वो आपको मूर्त रूप से कुछ नहीं दे रहा है लेकिन आपको ज्ञान दे रहा है। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। परिवहन की सेवा, जितना भी रेल ट्रांसपोर्ट है, बस ट्रांसपोर्ट है। फिर प्रतिभूतियां, ये जो शेयर मार्केट है उससे संबंधित सेवाएं, होटल में दी जाने वाली सेवाएं, रेस्टोरेंट में दी जाने वाली सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में डॉक्टर, नर्स आदि की सेवाएं आ जाती हैं। अध्यापन की सेवा शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। तकनीकी सेवाएं, वैज्ञानिकों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बच्चों, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। लगभग 60% जो उत्पादन है वो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। और जीडीपी में दूसरे नंबर पे लगभग 23% का जो उत्पादन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से प्राप्त होता है, और लगभग 13% का जो उत्पादन है वो प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये एक अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो प्रगति के पथ पर है। इसके बारे में हम आपको बाद में और अच्छे से बताएंगे। अब हम आते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग क्या हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख बातें हम पढ़ते हैं।
तो अर्थव्यवस्था में हम जो है उपभोग के बारे में उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम निवेश, बचत आदि के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसको हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं, जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बच्चों को जाननी चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, इसलिए इनके बारे में आपको बताना जरूरी है। आपको अभी हमने बताया कि आर्थिक क्रिया हम क्यों करते हैं? उपभोग करने के लिए, क्योंकि हम अपनी सारी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? उपभोग करके। तो उपभोग क्या होता है? उपभोग होता है किसी भी वस्तु में निहित उपयोगिता को ग्रहण करना। जैसे कि आप भोजन करते हैं, जैसे आप दूध पीते हैं, जैसे आप अपने जो है दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी चीजों का उपभोग करते हैं। तो ये सब उपभोग के अंतर्गत आते हैं। आप सोचिए कि आप रोज क्या क्या उपभोग करते हैं। आप समझिए आपकी उपभोग आप कैसे कर सकते हैं? अगर की चीजों का उत्पादन ना हो। अगर आपको साबुन का उपभोग करना है, यानी साबुन का देश में उत्पादन होना चाहिए। और उत्पादन कैसे होगा? उत्पादन क्या है इसको समझ लीजिए। किसी भी वस्तु एवं व्यक्ति में उपयोगिता का सृजन करना एवं किसी भी व्यक्ति एवं वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देना ही उत्पादन है। बच्चों, उत्पादन क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। किसी भी वस्तु के अंदर हम उपयोगिता को सृजित कर दें। जैसे कि एक लकड़ी का लट्ठा है, वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर हमने उसे कुर्सी और मेज बना दी तो वो आपके लिए उपयोगी है। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। बालू आपके लिए ऐसे उपयोगी नहीं है, लेकिन आपके गृह निर्माण में उसका उपयोग हुआ, वो आपके लिए उपयोगी थी। आपके लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, यानी संपूर्ण चीजें हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो सब उनकी एक सूची बनाइए और देखिए कि देश में मुख्य रूप से किन किन चीजों का उत्पादन किया जाता है। फिर उत्पादन के बाद किस चीज की कौन सी जो मुख्य आर्थिक घटना है वो सामने आती है? विनिमय की। जो भी उत्पादन हुआ है वो उपभोक्ता के पास पहुंचना चाहिए। तो उपभोक्ता के पास वो कैसे पहुंचता है? विनिमय के माध्यम से। वस्तु अथवा मौद्रिक विनिमय के माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं को हम प्राप्त करते हैं। पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का विनिमय करते थे। अब हम अपनी आर्थिक क्रिया के माध्यम से जो धन का कमाते हैं, अर्जित करते हैं, उससे हम अपनी जरूरत की चीजों का विनिमय कर लेते हैं। इसको कहते हैं मौद्रिक विनिमय। इसके बाद आता है वितरण। वितरण से तात्पर्य क्या है? वितरण का मतलब है बांटना। जो भी देश में उत्पादन हुआ है उसे उत्पादन के संसाधनों के बीच में बांटना ही वितरण है। और उसके बाद आता है राजस्व। राजस्व का मतलब सरकार की आय, व्यय और सार्वजनिक ऋण से है कि सरकार को भी देश के विकास कार्यों में महती भूमिका निभानी पड़ती है। इसके लिए सरकार को टैक्स, शुल्क आदि आदि प्रकार से आय अर्जित करनी पड़ती है और उसे जन उपयोगी कार्यों में व्यय करना पड़ता है। अगर उसकी आय कम है और व्यय ज्यादा है तो उसे सार्वजनिक ऋण लेकर उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं हम उत्पादन के बारे में भी हम आपको बता रहे थे कि उत्पादन अगर नहीं होगा तो हम उपभोग नहीं कर सकते। अभी की परिस्थिति आप देख रहे हैं, उत्पादन में कुछ बाधाएं आ रही हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। वो जो उत्पादन अभी नहीं हो पा रहा है वो आगे होगा। तो उत्पादन करने के लिए उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं ये हम आपको बता रहे हैं।
उत्पादन के मुख्य 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। भूमि देने के लिए भूमिपति को जो मिलता है प्रतिफल, उसे हम लगान के रूप में जानते हैं। श्रमिक जो आर्थिक क्रिया के रूप में अपना श्रम देता है, उसके बदले में जो उसे प्रतिफल मिलता है, उसे मजदूरी कहते हैं। पूंजीपति अपनी जो पूंजी देता है, उसके बदले में उसे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और उत्पादन कार्य में संगठनकर्ता जो मैनेजमेंट का कार्य देखता है, उसे अपने कार्य के बदले में जो प्रतिफल मिलता है, उसे वेतन कहते हैं। जो उत्पादन कार्य करता है, उसको साहसी कहते हैं, क्योंकि ये साहस का काम है, जोखिम इसमें होता है, हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, इसलिए इसको साहसी कहते हैं। और ये साहस जो दिखाता है, उसे इसके प्रतिफल के रूप में लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार से उत्पादन कार्य में सहयोग करते हैं और इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुख्य 5 होते हैं। अभी जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम ये जो लगान, मजदूरी आदि के बारे में और व्यापक पढ़ेंगे आगे। अब हम आज का जो अभ्यास प्रश्न है, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि क्या आपको करना है। आज के जो प्रमुख प्रश्न है, उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में क्या अंतर है? उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? उत्पादन के साधनों को मिलने वाले प्रतिफल को क्या कहते हैं? इसको आपने जो अपना रजिस्टर बनाया है, उसमें करिएगा और मुझे ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से मुझे व्हाट्सएप पे दिखाइएगा। धन्यवाद बच्चों। आशा है कि आपको आज का पाठ समझ में आया होगा और यदि कोई भी समस्या है तो आप मुझे सूचित करिएगा, उसका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।